आज हम करेंगे बिज़नेस स्टडी में हमने पहली 7 विशेषताएं कर ली थी। आज हम करेंगे 8वीं विशेषता जो है हमारी, यह विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एक प्रबंध शास्त्र है। प्रबंध शास्त्र मैंने बताया था, प्रबंध किसका किया जाता है? मनुष्यों का। तो इसीलिए ये हमारा मानव शास्त्र से भी संबंधित है। और मानव किस में रहता है? समाज में। तो इसीलिए ये समाज शास्त्र से भी संबंधित है। तो इस तरह से प्रबंध को विभिन्न शास्त्रों से संबंधित किया गया है, या जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे शास्त्र हैं, उनसे बहुत सारे कंसेप्ट्स मैनेजमेंट में लिए गए हैं। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि यह एक विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। देखिए, प्रबंध एक विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। इसका अभिप्राय क्या है कि यद्यपि प्रबंध एक विशेष शास्त्र है, ये एक अपना एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो चुका है, लेकिन इसने बहुत सारे अपने जो कंसेप्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो दूसरों से लिए हैं। अन्य शास्त्रों का क्या है? ऋणी है, जिनसे इसने ज्ञान और धारणाएं ग्रहण की है। तो प्रबंध शास्त्र को डेवलप करने में हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे शास्त्र हैं, उनका हाथ है। जैसे कि साइकोलॉजी, ये मनुष्य से संबंधित होने के कारण साइकोलॉजी से इसमें कुछ कंसेप्ट लिए गए हैं। समाज से संबंधित होने के कारण समाज शास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं, मानव शास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं। इकोनॉमिक्स में से बहुत सारे कंसेप्ट्स इसमें मैनेजमेंट में लिए गए हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में से, गणित में से। तो इन सभी सब्जेक्ट्स, इन सभी शास्त्रों में से भी मैनेजमेंट ने अपने कंसेप्ट्स को, अपनी धारणाओं को, सिद्धांतों को, ज्ञान को ग्रहण किया है। सिर्फ इसी कारण ही हम जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, उसे विभिन्न दर्शनग्राही का एक मतलब है कि दूसरे दर्शन, दूसरे शास्त्रों से ज्ञान ग्रहण करने वाला। तो इसे एक एग्जाम्पल से भी दिया गया है। विभिन्न शास्त्रों का प्रबंध में योगदान इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। जैसे प्रबंध में नेतृत्व एवं अभिप्रेरण का सिद्धांत समाज शास्त्र व मानव शास्त्र में किए गए शोध कार्यों पर आधारित है, जबकि उत्पादन, नियोजन एवं नियंत्रण के सिद्धांत औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं गणित पर आधारित हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान। उसके बाद है मैनेजमेंट क्या है? एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। देखो, प्रबंध क्या है? मनुष्यों से संबंधित है, और मनुष्य कहाँ रहते हैं? समाज में। तो इसीलिए प्रबंध का संबंध समाज से भी है, और इसीलिए इसे सामाजिक विज्ञान भी कहा गया है। तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है? ऐसा विज्ञान जो उसका संबंध प्राणियों से है। ठीक है। अब अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये सभी क्या है? हमारे सामाजिक विज्ञान की तरह प्रबंध भी क्या है? एक सोशल साइंस है। क्यों है? क्योंकि ये इसका संबंध किससे है? मनुष्य से है। और मनुष्य क्या है? ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? संवेदनशील है, सेंसिटिव होते हैं। इसी तरह से विवेकशील है, बुद्धिमान है, और क्या है? डायनेमिक है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर में चेंज भी होता रहता है। ह्यूमन बिहेवियर इंटेलिजेंट है, और ह्यूमन बिहेवियर सेंसिटिव है। अच्छी और बुरी बातों के लिए वो सेंसिटिव होते हैं। और इसको निर्जीव पदार्थों की तरह पूर्णतया हम नियमबद्ध नहीं कर सकते हैं। साइंस के जो प्रिंसिपल है फिजिक्स, केमिस्ट्री की, वो किसके लिए है? निर्जीव पदार्थों के लिए। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्या है? लाइव थिंग्स हैं, सजीव हैं। तो मनुष्य के आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो इसी कारण जो हमारे सामाजिक शास्त्र के सिद्धांत है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह कठोर नहीं है। इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में तो स्वीकार करते हैं प्रबंधक, लेकिन टाइम टू टाइम हमें इनमें क्या है? ऑटोमेटिकली चेंज भी करना पड़ता है, और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनमें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक सोशल साइंस भी है। उसके बाद है मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टम है, पद्धति है। पहले भी आपको बताया था मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप अनेक कार्य किए जाते हैं। अब इसी तरह से मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है जैसे किसी भी संस्था को चलाने का पूरा सिस्टम कैसा है। तो सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा लेवल है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, बैंकिंग का कंप्यूटर सिस्टम कैसा है? तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब उसका पूरा सारा नेटवर्क आ गया। तो देखिए, आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ प्रबंध को एक पद्धति का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेथड, प्रणाली यानी कि सिस्टम के रूप में स्वीकार करते हैं। जब प्रबंध को हम क्या कहते हैं? सिस्टम के रूप में देखा जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रबंध के समग्र अथवा कुल ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जब हम प्रबंध को क्या कहते हैं? एक सिस्टम कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज गेन कर रहे हैं, या बहुत एडवांसमेंट इसमें हो रही है। अब यहाँ पे समग्र ज्ञान यानी कि कुल ज्ञान का अर्थ क्या है? प्रबंध में किसी एक पहलू के स्थान पर
सभी पहलुओं पर एक साथ विचार विमर्श किया जाता है, यानी कि एक साथ हम अपने डिस्कशन करते हैं। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखा जाता है, हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही कार्य करते हैं। सिर्फ इसीलिए इसे एक सिस्टम कहा गया है। सिस्टम का मतलब है जिसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उन सभी बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर ही हमारा सिस्टम बनता है। इसी तरह से मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट भी सिर्फ एक चीज़ या एक ही कंसेप्ट या एक ही प्रोसेस नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंसिडर करते हैं, एक साथ विचार विमर्श करते हैं। जैसे डॉक्टर क्या है, रोगी का ट्रीटमेंट करते समय उसकी पूरी फिजिकल बॉडी को एग्जामिन करता है, उसकी पूरी जांच करता है और उसकी पूरी जांच करने के बाद ही उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसके पूरे टेस्ट करने के बाद ही उसे दवाई देता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो सिस्टम कंसेप्ट है, यानी कि जो पद्धति विचारधारा में प्रबंधक निर्णय लेते समय संस्था के सभी विभागों और सभी उपविभागों को ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन लेता है। अब इसी के संबंध में बस आप इतना ही कर लो तो सफिशिएंट है। अब इसमें हमारा मैं एक एग्जांपल के ज़रिए बताती हूँ। जैसे कि भी हमने कोई भी डिसीजन, हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, हमारा टारगेट है कि हमारी सेल्स 1000 यूनिट से 2000 यूनिट हो जाए, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने लाभ को बढ़ाना। अब हमने अपने लाभ को बढ़ाना है। अब लाभ को बढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है, इस डिसीज़न को लेने से पहले एक मैनेजर को अपनी पूरी संस्था के सभी डिपार्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाने हैं तो हमें सेल्स बढ़ानी पड़ेंगी। हमारी सेल्स अगर 1000 यूनिट, हमें 2000 यूनिट करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ जब सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ा रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। फिर हम प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे। फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है, क्या इतनी मशीनें हैं। हम एक महीने में पहले 1000 प्रोडक्शन कर रहे थे, अब 2000 प्रोडक्शन कर पाएंगे क्या, हमारे पास इतनी लेबर है। इसी तरह से फिर हमें मशीनें, रॉ मटेरियल और लेबर सब खरीदना पड़ेगा। तो फिर हम फाइनेंस का भी देखेंगे, क्या हमारे पास इतना फाइनेंस अवेलेबल है। तो इस तरह से एक डिसीज़न लेते समय हमें सिर्फ एक चीज़ को ही नहीं देखना, मैनेजमेंट क्या करता है या मैनेजर क्या करता है, अपनी संस्था के सभी विभागों के बारे में एक साथ विचार विमर्श करता है, तभी वो डिसीज़न लेता है। तो इसे ही हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ ए सिस्टम। उसके बाद है डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है गतिशील है। जैसा कि पहले बताया, मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, मनुष्य से रिलेटेड है। और मनुष्य का व्यवहार क्या होता है, गतिशील है, चेंज होता रहता है। तो इसी कारण प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो भी परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण बदलते रहते हैं। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत का अभिप्राय ऐसे आधारभूत सत्य से है जो कारण और परिणाम पर आधारित है। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं, वातावरण के अनुरूप बदलते रहते हैं जिसमें एक संस्था कार्य करती है। क्यों करती है वातावरण में, क्योंकि लगातार चेंज होते रहते हैं और फिर पुराने सिद्धांतों के स्थान पर नए सिद्धांत जन्म लेते रहते हैं। अभी भी सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक और औद्योगिक परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण नए नए सिद्धांतों की खोज हो रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं प्रबंध क्या है, कि गतिशील व्यवस्था है जो लगातार क्या है, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। उसके बाद है हमारा 12वां जो टॉपिक है, इसका सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ अपने मालिक, अपने स्वामी के लाभों को बढ़ाना ही नहीं है। उसे जो हमारा प्रबंध है, जो हमारी संस्था है, वो कहाँ काम कर रहा है, समाज में काम कर रहा है। तो इसीलिए इस समाज के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है। मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, संस्था के लाभों को अधिकतम करना, लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना है कि जो जनता है, जो समाज है, उसे वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध हो, समाज में उनकी कमी ना होनी पाए और समाज में उनको सभी वस्तुएं अच्छी किस्म की उपलब्ध हो। देखिए, तो इसीलिए हम कहेंगे कि समाज जो मैनेजमेंट है उसको सामाजिक उत्तरदायित्व भी हो। अगर मैनेजमेंट सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं ध्यान रखेगा तो धीरे धीरे उसका पतन होने लगेगा और समाज में से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इस यही बात देखिए बुक में क्या लिखा है, आज प्रबंध को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है। प्रबंधक क्या लेता है, संस्था के हित में निर्णय लेता है। जैसे कि बताया कि उसका क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमम करना ही एक मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसे ऐसा करते समय समाज के हित को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि ये उदाहरण के लिए, यदि एक जो हमारा हाई लेवल मैनेजर है किसी रिहायशी क्षेत्र में कारखाना लगाने का निर्णय लेता है, रिहायशी क्षेत्र यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं, आबादी रहती है, उसे रिहायशी क्षेत्र कहते हैं, जिससे अगर वहाँ पे कारखाना लगेगा तो वातावरण दूषित होगा, तो लोग इस तरह की संस्था और उसके प्रबंध को अस्तित्व के खतरे में डाल देंगे, यानी कि गवर्नमेंट उस पर बैन लगाएगी। इसी प्रकार यदि माल की क्वालिटी घटिया है, मूल्य ऊंचा है, माल का अनुचित स्टॉक किया गया है, तो ये सभी जो निर्णय हैं संस्था के हित में
नहीं हो सकते हैं, और इसके कारण समाज इसके लिए व्यवसाय को कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इस तरह से जो हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव केवल अपने संस्था के उद्देश्य को ही नहीं, समाज के उद्देश्यों को, समाज के हित को, भलाई को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है, यह एक पेशा है। पेशा के बारे में आप +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट क्या है, इज़ ए प्रोफेशन है। और हम वो जो मैंने पीछे विशेषता की थी कि ये अर्जित प्रतिभा है, तो उस अकॉर्डिंग भी इसे पेशा कहते हैं। पेशा में क्या है कि हम किसी विशेष ज्ञान को अर्जित करके समाज की सेवा करते हैं। देखिए, आज प्रबंध की ख्याति पेशे के रूप में हो चुकी है। पहले क्या कंसेप्ट था कि प्रबंधक जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन अब क्या दृष्टिकोण है कि हम शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा प्रबंधक बना सकते हैं। विश्व के अनेक देशों में, जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस में प्रबंध को क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से इसको एक प्रोफेशन माना जाने लगा है। और इसी तरह से आज स्थिति यह है कि एक व्यक्ति को एक व्यवसाय का प्रबंधक केवल इसी नहीं बनाया जाता कि उसने व्यवसाय में पूंजी लगाई है, बल्कि इसीलिए बनाया जाता है कि उसमें मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसी आधार पर प्रबंधकों को भी डॉक्टरों, वकीलों और अध्यापकों की भांति पेशेवर, प्रोफेशनल व्यक्ति माना जाने लगा है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा जाता है। उसके बाद है विज्ञान। यह विज्ञान और कला दोनों है, तो इसके बारे में पहले डिस्कस हो चुका है, और इसी के बारे में अगले चैप्टर में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है, प्रबंध जो है, वो सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण प्रबंध को विज्ञान कहा जाता है। और इसके बाद इसे कला क्यों कहा जाता है, कला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रबंधक क्या करता है, दूसरों से काम करवाता है। और पहले भी तुम्हें बताया है कि ये कला सभी व्यक्तियों के पास नहीं होती है, दूसरों से काम करवाना भी अपने आप में एक कला है। तो इन दोनों विशेषताओं के कारण प्रबंध को विज्ञान और कला कहा जाता है। जो ये दोनों विशेषताएं हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आएंगी, वहाँ पे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है बेटे। कल हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। आप सभी ने इन सभी विशेषताओं को, इसकी 14 विशेषताएं हैं, 14 विशेषताओं को पढ़ना है। ठीक है, कल इन्हीं से रिलेटेड मैं आपका एक टेस्ट लूँगी। आपकी मीटिंग होगी कल, जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपको कल इन्फॉर्म कर दूँगी। फिर आपकी ऑनलाइन मीटिंग में आपका टेस्ट लूँगी, ओरल टेस्ट होगा। तो सभी बच्चे इन विशेषताओं को ध्यान से पढ़ें, लर्न करें। ठीक है, ओके।